तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विवाह की निकाह की आवश्यक शर्तें देखी थी। दूसरा जो पार्ट था, ये शर्तें पूरी करने के बाद कोई विधिक अवरोध तो नहीं रह गया है जिसको विधि के द्वारा निश्चित संबंधों में आ गए हों। तो इसलिए इसमें देखते हैं कि इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। हो सकता है कि आपने प्रस्ताव स्वीकृति मीटिंग तक सारी कार्यवाही पूरी हो गई निकाह की, किंतु उसके पश्चात जो इनकैपेसिटीज़ हैं अगर कहीं वो आ गई, तो ये इनकैपेसिटीज़ तो देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी यानी पूर्ण असमर्थता, रिलेटिव इनकैपेसिटी सापेक्ष असमर्थता, और इसमें कैटेगरी को थोड़ी सेकेंडरी है, इसमें आप डाल सकते हैं अदर्स। तो ये मुख्यतः 2 को विचार कर लेते हैं। तो पहले जैसा कि विवाह संबंधित जितनी विधियां मैट्रिमोनियल लॉज बनाए जाते हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पक्षकारों को विवाह करने की स्वतंत्रता है, किंतु सामाजिक या अन्य उद्देश्यों हेतु कुछ संबंधों में विवाह को वर्जित कर दिया जाता है कि वहाँ उन संबंधों में विवाह ना कर सके। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, पूर्ण असमर्थता, यहाँ पर अगर इसमें जो असमर्थता गिनाई जाएंगी उनमें अगर चाहे सुन्नी हो पक्षकार या शिया पक्षकार हो, अगर वो किसी भी तरह से इन असमर्थताओं इन इनकैपेसिटी से ग्रसित हो जाते हैं तो विवाह बातिल होकर ही रहेगा। किसी भी तरह से वो विवाह सही नहीं हो सकता, बातिल हो जाएगा। तो नंबर 1 ये जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई है। फर्दर के कराबत, मुशारत और रिजा। कराबत, मुशारत और रिजा। कराबत माने रक्त संबंध, मीन कंसैंग्युनिटी, कराबत माने रक्त संबंध, कंसेंट, यानी जैसे कि आपके रक्त संबंध हैं, आप अपने मदर से, ग्रैंड मदर से, सिस्टर से, आज से विवाह नहीं कर सकते। तो रक्त संबंधों में किया गया विवाह चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो बातिल हो जाएगा। मुशारत, मुशारत माने होता है एफिनिटी, एफिनिटी माने होता है हिंदी में निकटता, विवाह संबंधों से उत्पन्न निकटता, एफिनिटी। मुशारत में भी किया गया विवाह बातिल होता है, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो। मुशारत को उदाहरण की तरह दे सकते हैं। ए है वो किसी भी महिला से विवाह करता है, तो बी से विवाह करने से निकटता क्या उत्पन्न हुई, इसकी जो मदर है, मदर इन लॉ, ये इससे विवाह करने से डिबार्ड हो जाएगा क्योंकि विवाह संबंधों से निकटता उत्पन्न हो गई। रिजा ये मुस्लिम विधि की खास विशेषता है, ये अन्य विधियों में नहीं पाई जाती है। रिजा का मतलब होता है फोस्टरेज, फोस्टरेज माने होता है धात्रेय संबंध, धात्रेय संबंध। फोस्टरेज का मतलब क्या है, रिजा में धात्रेय संबंध। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ए एक फीमेल है, बी भी एक फीमेल है, महिला है, इसके बच्चे एक्स हैं, वाई हैं। अब ये इनको फीड नहीं करा सकती है, इनको फीड नहीं करा सकती है, अतः दूसरी महिला को जो बी है उसके बच्चे मान लीजिए जेड और के हैं, ये महिला इनके बच्चों को फीडअप कराती है। तो जब इसकी वजह से इनके बीच में संबंध क्या बना, इनके बच्चों के बीच में, क्योंकि ये दुग्ध पान कराने में असमर्थ थी, अतः इन्होंने फीडअप कराया, अतः ये रिश्ता धात्रेय संबंध यानी फोस्टरेज कहलाया, अतः ये बच्चे भी आपस में अब विवाह करने से प्रतिबंधित हो जाएंगे, इसलिए इसे रिजा कहलाते हैं। ये तो होगा क्लियर। अब एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, कराबत, मुशारत और रिजा होती है, इनमें विवाह करने से पूर्णतः रोका गया है, इनमें किया गया विवाह शून्य हो जाएगा।
ये कौन से? कराबत, रक्त संबंध, मुशारत, एफिनिटी, रिजा, फॉस्टरेज। और दूसरा मैंने बताया था ये रिलेटिव इन कैपेसिटी, इसका मतलब सापेक्ष। शुरुआत वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फासिद विवाह होते हैं जहाँ पर, तो सापेक्ष यानी कोई इन कैपेसिटी, कैपेसिटी हो सकती है, विवाह कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा लगी हुई है जिससे विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। यानी रिलेटिव इनकम, ये टेम्परेरी नेचर की है। कैसी है? टेम्परेरी नेचर की है। और इसके एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे शुरू में कि सापेक्ष असमर्थता में कौन से विवाह आते हैं, जो फासिद की कैटेगरी में दिखाए थे, यानी गवाहों की अनुपस्थिति वाला, इन एब्सेंस ऑफ विटनेस वाला, जो पहला बताया था कि गवाह अनुपस्थित है, सक्षम नहीं है, तो रिलेटिव इनकैपेसिटी है जिसकी विवाह से विवाह फासिद है। उसी तरह से प्लूरल मैरिजेस, 4 से अधिक पत्नियों से अगर विवाह किया है वाइफ से, तो ये विवाह रिलेटिव इनकैपेसिटी में आ जाता है और इसलिए फासिद है। तीसरा हमने बताया था अनलॉफुल कंजंक्शन, 2 रियल सिस्टर से किया गया मैरिज जो है फासिद है, रिलेटिव इनकैपेसिटी में। और यहीं पर यानी इन एब्सेंस ऑफ विटनेस, प्लूरल मैरिजेस यानी 4 से अधिक 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, अनलॉफुल कंजंक्शन यानी अवैध संयोग, 2 रियल सिस्टर से की गई मैरिज फासिद होगी। इस पर केस अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अजीम मुन्निसा वर्सेस करीम मुन्निसा का केस है। अजीम मुन्निसा वर्सेस कजीम मुन्निसा का केस, इस पर इम्पॉर्टेंट केस है कलकत्ता कोर्ट का। फिर इद्दत की अवधि में जो महिला गुजार रही है उससे किए गए विवाह को फासिद बताया गया था। उस वाले लेक्चर में मैंने इद्दत के बारे में थोड़ा डिटेल नहीं दिया था, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि इद्दत क्या है। तो इद्दत वो अवधि है, इद्दत का अर्थ है गणना करना, काउंटिंग करना। और अमीर अली कहते हैं कि एक विवाह से दूसरे विवाह, एक विवाह का खत्म होना और दूसरे विवाह की शुरुआत के बीच का इंटरवल है। और मुख्यतः ये इस बात पर बेस करता है कि ये पैटर्निटी विवाह में जो संदेहात्मक उत्पन्न हो उसकी जांच करने के लिए बनाए गए। तो इद्दत की अवधि क्या होती है? इद्दत मतलब वो अवधि जो एकांतवास में उस महिला को एक विवाह के विच्छेद होने के बाद गुजारनी है। तो एक विवाह डिसॉल्व हो सकता है 2 तरीके से, या तो डिवोर्स के द्वारा या डेथ के द्वारा। 2 ही तरीके हैं, एक विवाह डिवोर्स के द्वारा खत्म हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, या डेथ के द्वारा। दोनों में जो अवधि है इद्दत की वो पूछी जाती है कि कितनी होती है। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इद्दत की अवधि डिवोर्स के मामले में, तलाक के द्वारा जो विवाह विच्छेद हुआ, विद्यमान विवाह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फासिद विवाह में बात नहीं करेंगे। इद्दत में अगर इद्दत की अवधि गुजार रही है उसके लिए देखना पड़ेगा इद्दत की अवधि क्या है। जब डिवोर्स से इद्दत आई है तो 3 शब्द यूज किए गए हैं। 3, तो 3 अगर वो महिला जिसको डिवोर्स दिया गया है सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अगर वो किसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंतर्गत आती है यानी उसको मासिक धर्म होता है, तो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड माने जाएंगे। अगर किसी वजह से बियॉन्ड द सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो उसके लिए होगा 3 ल्यूनर मंथ्स, 3 चंद्रमास। 2 नियम याद रखने हैं कि अगर डिवोर्स हुआ है, 3 दोनों ही ओर लिखे हैं। एक में अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड तो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अदरवाइज 3 ल्यूनर मंथ्स काउंट किए जाएंगे। दूसरी ओर यहीं पर डेथ के थ्रू आएगा, तो डेथ में 4 महीना 10 दिन की अवधि मानी जाती है। ये अवधि बड़ी है, शोक मनाने की अवधि होती है, इसलिए 4 महीना 10 दिन मानी गई है। और यहाँ पर चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में संक्षेप में देखते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखना हो तो यहाँ पर इसके 12 रूल्स हैं इद्दत के।
जैसे कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि 3 मंथ इद्दत गुजार रही है कोई वीमेन, जनवरी के महीने में उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और वो 3 महीने गुजारने हैं उसको, जनवरी, फरवरी, मार्च में ही, फरवरी के महीने में उसके डिवोर्स हुआ था, फरवरी के महीने में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उस दिन से 4 महीने 10 दिन और बढ़ जाएंगे, 4 मंथ 10 डेज उसको और गुजारने पड़ेंगे जहाँ से वो उसके पति की डेथ हुई। फिर अगर इसी बीच वो प्रेग्नेंट है तो फिर इसमें ये देखा जाएगा कि विच इज लॉन्गर, वो अवधि जो ज़्यादा हो, यानी प्रेगनेंसी क्लियर होने की या मिसकैरेज बीच में हुआ, या दूसरी ये 4 महीने 10 दिन पूरे हुए, इन दोनों में से जो अवधि लंबी होगी वो मानी जाएगी। सामान्यतः इसमें केवल इतना ही देखिए एग्जामिनेशन पर्पज से कि इद्दत क्या है, गणना है, एक अंतराल, एक इंटरवल है जो अमीर अली ने कहा है, दूसरा उसकी अवधि क्या होगी, डिवोर्स में 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या 3 ल्यूनर मंथ्स, डेथ में 4 मंथ 10 डेज, और बाकी चीज़ें तो खैर विस्तार में लिखने के लिए होती हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त हैं। तो इद्दत की अवधि अगर बिता रही है कोई महिला, उससे विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह फासिद होगा और शेयर्ड विद में ऐसा विवाह बातिल होगा। और आखिरी धार्मिक विभिन्नता, धार्मिक इंटर रिलीजियस मैरिज, धार्मिक विभिन्नता, अन्य धर्म में अगर कोई विवाह किया जाए, जैसे कि याद रखिएगा कि पुरुष के लिए बात की जा रही है, महिलाओं को अन्य धर्म में या विवाह करने की कोई अनुमति मुस्लिम में नहीं है, अगर करेंगे तो ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा। सुन्नी मेल अगर वो विवाह करता है, किससे कर सकता है, देखिए इसका, अगर वो विवाह शियट फीमेल से करता है और सुन्नी फीमेल से करता है, या एक वर्ड यूज किया जाता है किताबिया। किताबिया मीन्स होता है जिनका धार्मिक उद्गम किसी पुस्तक से है, जैसे कि ईसाई, यहूदी, इसमें सिख और पारसी शामिल नहीं है। तो किताबिया जिनका धार्मिक उद्गम पुस्तक से माना जाता है, जैसे ईसाई, यहूदी, तो ये किताबिया कहलाती है महिलाएं। तो अगर इनसे वो विवाह करता है सुन्नी मेल किसी शिया फीमेल से, सुन्नी फीमेल से या किताबिया फीमेल से, तो ऐसा विवाह वैलिड रहेगा। वैलिड यानी सही माना जाएगा। लेकिन अगर वही सुन्नी पुरुष किसी गैर किताबिया या गैर मुस्लिम से मैरिज करता है तो ऐसा विवाह फासिद कहलाता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह फासिद कहलाएगा। अगर किसी गैर मुस्लिम से, सुन्नी पुरुष फीमेल को नहीं है, फीमेल नहीं कर सकती, बातिल होगा। सुन्नी मेल अगर किसी गैर मुस्लिम महिला से विवाह करता है, ऐसा विवाह फासिद होगा, जो कि बाद में ये नियमित हो सकता है। और उसी तरीके से अगर कोई शियट लॉ में देखेंगे अगर जाके, तो कोई शिया पुरुष है तो वो अपने शिया सेक्टर में या सुन्नी में कोई मैरिज करता है तो वैलिड रहेगी, उसमें कोई भी रोक नहीं। लेकिन वो किताबिया से नहीं कर सकता, वो किताबिया से मैरिज नहीं कर सकता, वो शून्य हो जाएगी। यानी किताबिया से या किसी गैर मुस्लिम से की गई मैरिज शिया पुरुष अगर करेगा तो वो बातिल हो जाएगी। किंतु अगर आपस में शिया सेक्टर्स में सुन्नी सेक्टर्स मैरिज करता है तो विद्यमान रहेगी। और सुन्नी विधि में सिंपल है कि वो अपने सब सेक्टर्स में मैरिज कर सकते हैं, किताबिया से कर सकते हैं। लेकिन अगर गैर मुस्लिम से करेंगे तो ऐसी मैरिज फासिद होती है। तो आज ये चैप्टर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और जो इसमें इधर छोड़ दिया था कि अन्य असमर्थताएं जो बताई थी, रिलेटिव के अलावा जो है अन्य असमर्थताएं, उसमें केवल आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ डायरेक्टरी हैं, निर्देशात्मक हैं। जैसे कि कफा का सिद्धांत है कि समानता में विवाह किया जाना चाहिए, जो पक्षकार आपस में समान नहीं है सामाजिक स्थिति से, तो केवल निर्देशात्मक है। हज की यात्रा में किए गए विवाह के बारे में प्रतिबंध लगाते हैं कि आप डायरेक्टरी निर्देशात्मक है कि आप मत करें। प्रेग्नेंट कोई वुमेन है
उसके साथ विवाह करने को निर्देशात्मक निर्देश दिया गया, नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आप उसको अलग से जो निर्देशा जो 3 कैपेसिटी बताई थी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और अदर्स, तो अदर्स में आप उसको किताब से किसी पुस्तक से कंसल्ट कर लीजिए। तो ये 2 चैप्टर देखने से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आज इसको समाप्त करते हैं।